हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आरपीसी टेट पॉइंट। मैं आर के पाल, आपका आरपीसी टेट पॉइंट, आपका अपने चैनल आरपीसी टेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग साइंस की सीरीज चला रहे थे, मैराथन क्लासेज हम लोग चला रहे थे, जिसमें साइंस एनसीईआरटी बुक जो था ना, साइंस एनसीईआरटी बुक से जो भी चीज़ें रिलेटेड जो पॉइंट था, पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज उसको हम लोग देख रहे थे और इसका एक स्पेशल सीरीज चला रहे थे। तो उसमें 3 सीरीज कंप्लीट हो चुका है। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हुए तो वीडियो को आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और बाकी क्लास को आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो था, ये जो वीडियो का टॉपिक वाइज जो सीरीज चला, ये आपके सीटेट और रीटेट इत्यादि में और टीचिंग के जितने भी एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी मदद करेंगे। तो उसी वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारी और ऐसे ही टॉपिक वाइज अपने साइंस के क्लासेस के लिए चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी जिन्हें भी ये क्लास छूट गया है वो इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो एक्शन। देखिए इसमें इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट देखेंगे या चार पॉइंट देखेंगे इस वीडियो में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी सूक्ष्मजीव देखेंगे, कोशिका देखेंगे और उसके बाद से पादपों में पोषण देखें, प्राणियों में पोषण देखेंगे। 4 चीज़ें, 4 टॉपिक, इसमें 4 चैप्टर ही समझ लीजिए इसको, 4 चैप्टर इस वीडियो में देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिखा है, पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीव के पहले हमको समझना पड़ेगा सूक्ष्म जीव, यानी वैसे छोटे जीव, छोटे से छोटे जीव जो हमें हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, उसको हम लोग सूक्ष्म जीव या जीव कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिख रखा है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा है कि सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विथआउट आइज, आवर आइज, यानी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसे हम लोग अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, सीन नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट सीन नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली सी देम विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और जिसे हम केवल सिर्फ माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख पाते हैं, सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ओनली उसी से हम लोग देख पाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मजीव कहलाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कहलाएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा, सूक्ष्मजीव। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इसको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, इस तरह से हमारी आँखों से, नग्न आँखों जिसको बोलते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, इसको सूक्ष्मजीव कहते होंगे। सूक्ष्मजीव आई होप समझे होंगे। आगे देखते हैं, ये सूक्ष्मजीव जो होते हैं ना, इसके वर्गीकरण होते हैं। सूक्ष्मजीव का वर्गीकरण होता है, ये 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं बी से बैक्टीरिया, आप याद रखेंगे, एफ से आप याद रखेंगे, एफ से आप याद रखेंगे फंजाई, और ए से आप याद रखेंगे अलगी, शैवाल। ये 3 तरीके के इनको बांटा जाता है। सूक्ष्मजीव जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है, देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिख रखा है जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, 4 मेन टाइप में इसको माइक्रो इनको डिवाइड इनटू 4 मेन क्लासेज, इनको 4 मेन क्लासेज में बांटा जाता है। पहला आपका जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, दूसरा आपका जो होता है फंजाई होता है, तीसरा जो होता है प्रोटोजोआ होता है, और चौथा जो होता है अलगी, शैवाल होता है। तो ये 3 तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु यानी जीवाणु का वर्ग, फिर प्रोटोजोआ, फिर शैवाल यानी अलगी। ये 4 टाइप में इसको मुख्य रूप से मेजर टाइप में अगर देखा जाए तो सूक्ष्मजीव को 4 टाइप में बांटा जाता है। अब इसमें देखेंगे कि वायरस जो होता है वो क्या होता है।
तो इसमें वायरस को देखेंगे कि वायरस आर ऑल्सो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे प्रोडक्ट्स थ्रू हेट्रोट्रॉफ वाइल अदर मैकेनिज्म बाई प्लांट और एनिमल सेल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें प्रोटोजोआ वायरस जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। यानी वैसा जीवाणु होता है जिसमें केवल सेलों की संख्या कितनी होगी, एक। यानी जिसमें सेल की संख्या एक होती है उसको यूनिसेलुलर कहा जाता है, जिसमें सेल की संख्या एक से अधिक होता है उसको मल्टीसेलुलर कहा जाता है। तो इसमें सेल की संख्या जो होगी एक होती है, बस इसको वायरस कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये डिफरेंस होता है अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे रिप्रोड्यूस थ्रू हेट्रोट्रॉफ, और ये रिप्रोडक्शन जो करता है वो हेट्रोट्रॉफ, अपना भोजन जो ग्रहण करेगा हेट्रोट्रॉफ होता है, क्योंकि दूसरे पे ये डिपेंड होता है। वाइल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय प्लांट और एनिमल सेल, और ये डिपेंड किस पे रहेगा, नहीं तो ये प्लांट सेल पे नहीं तो एनिमल सेल पे ये क्या रहता है, डिपेंड रहता है। इसलिए इसको हम लोग हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। यानी यहाँ से आप एक डिफिनीशन निकालेंगे तो यहाँ पे एक डिफिनीशन निकलेगा हेट्रोट्रॉफ का, कि वैसा जीव या वैसा सूक्ष्म जीव जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए, उसको हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है। यानी स्वयं से अपने फूड बनाएंगे नहीं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफ, परपोषी। तो ये वायरस जो होता है हेट्रोट्रॉफ होता है, क्योंकि ये प्लांट सेल से नहीं तो एनिमल सेल से अपने फूड को ऑब्जर्व करता है। अब इससे रोग क्या क्या हो सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम भी उससे और पूछता भी एग्जाम में, इससे क्वेश्चन पूछता है। ऐसे लिखा है, सम कॉमन डिजीज लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड कफ आर मोस्टली कॉज बाई वायरस। देखिए कफ हो गया, सर्दी खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, ये जितने रोग हैं ना ये सब वायरस से होते हैं। सम स्पेशल डिजीज लाइक पोलियो एंड मसल्स, खसरा, हेपेटाइटिस ए ऑल्सो आर कॉज बाई द वायरस। इसके अलावा बहुत ही ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रोग होते हैं, जैसे खसरा हो गया, फिर ये हेपेटाइटिस ए हो गया, ये सब वायरस की वजह से होते हैं, वायरस इसके कारक होते हैं। तो वायरस से होने वाले कौन कौन रोग हैं आप याद रखेंगे, कौन कौन रोग हैं, तो एक तो हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस, खसरा, फिर आपका इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, कफ, ये जितने हैं सब वो वायरस से रोग होते हैं, विषाणु से होते हैं। आगे इसमें देखेंगे डायरिया एंड मलेरिया कॉज बाई प्रोटोजोआ और पैरामीशियम। इसमें आपको मलेरिया जो होता है आता है कि मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया रोग जो होता है वो या डायरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है, पैरामीशियम से होता है। अब आगे देखेंगे टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, हेपेटाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कलरा कॉज बाई बैक्टीरिया। ये जो रोग होते हैं वो आपको टाइफाइड हो गया, कलरा हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब आपको होते हैं बैक्टीरिया से। ये सब किससे होते हैं, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पाइरोगाइरा एंड क्लेमाइडोमोनास आर एग्जाम्पल ऑफ अलगी। अब इसके बाद 2-3 चीज़ तो समझ लिए, वायरस समझ लिए, वायरस से रोग समझ लिए, और उसके बाद से प्रोटोजोआ समझ लिए, प्रोटोजोआ से रोग कौन कौन होता है ये समझ लिए। उसके बाद से फिर हम लोग देखें, फंगी से कौन कौन रोग होता है ये भी समझ लिए। तो अब इसके बाद से हमारा जो है वो स्पाइरोगाइरा एंड क्लेमाइडोमोनास आर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अलगी। अलगी जो होता है शैवाल, जिसको हम लोग काई कहते हैं, सिंपली भाषा में आप तालाब के किनारे देख सकते हैं, जहाँ पे पानी सूखा रहता है उसके किनारे पे देख सकते हैं, नदी के किनारे भी देख सकते हैं, या फिर हम लोग के घर पे चापाकल जो होता है उसके किनारे जो होता है ना, वहाँ पे ये पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में अलगी। ठीक, राइजोपस पेंसिलियम एस्पेरिकलस एसम फंगस। इसमें देखिए फंगस का तो एग्जाम्पल नहीं था, तो इसमें फंगस में एग्जाम्पल में कौन कौन हो जाएगा, फंगस में एग्जाम्पल में कौन कौन हो जाता है, राइजोपस हो जाएगा, पेंसिलियम हो जाएगा, स्पाइरोगिलोकिलस हो जाएगा, ये सब जो है क्या है, ये फंगी है। तो आई होप इसमें आप 4 चीज़ें जाने होंगे। इसमें आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे इसी में है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच ए अमीबा कैन लाइव ऑन फंजी बैक्टीरिया लिव ऑन ग्रुप। इसमें ये जो रहते हैं ना सभी चीज़, माइक्रो अमीबा कैन लिव ऑन वेल फंगी बैक्टीरिया एंड ग्रुप, ये सब ग्रुप में रहते हैं। तो कवक एवं जीवाणु क्या रहते हैं, ये समूह में रहते हैं। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली वाइल सम और नॉट।
इसी में ये ग्रुप रहेंगे आपका कवक के जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं क्या रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। लेकिन इसी में कुछ क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और कुछ फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो उसी को हम लोग देखेंगे कौन कौन फ्रेंडली होते हैं, कौन कौन फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा है ए बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। जैसे देखिए ये भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है। आप इसका नाम सुने होंगे लैक्टोबैसिलस। जैसे हम लोग दूध से दही बनाना होता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस ही बैक्टीरिया जो है क्या करता है, दूध से दही का निर्माण करता है। तो ये हमारे लिए फ्रेंडली हो गया। फिर इस तरह से देखेंगे द यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग ब्रेड। हमको ब्रेड जो बनाना होता है उसमें मदद कौन करता है, ब्रेड बनाते हैं उसमें ईस्ट मदद करता है। ईस्ट यानी ये भी क्या है, एक तरह का जीवाणु है। तो ये बेकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी हेल्प होती है। ये भी फ्रेंडशिप हो गया। ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक वगैरह भी बनाया जाता है तो इसमें ईस्ट काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यानी हमारे लिए क्या हो गया, फ्रेंडली हो गया। अब देखिए नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन barley, rice, wheat and fruit juice can be used for making alcohol through yeast। इसके अलावा हम लोग अगर नेचुरल एल्कोहल बनाते हैं तो एल्कोहल में हमको फ्रूट जूस, राइस, फ्रूट जूस भी यूज करते हैं एल्कोहल थ्रू में। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किण्वन प्रक्रिया, इसको हम लोग किण्वन प्रक्रिया बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को किण्वन बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को किण्वन बोला जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग किण्वन बोलते हैं। पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, किण्वन प्रक्रिया बोलते हैं। किण्वन एक प्रोसेस होता है, ये बोलते हैं इसमें। इसका उपयोग हम लोग एल्कोहल बनाने में करते हैं। एल्कोहल, इसमें सड़े गले राइस जो होंगे, महुआ होते हैं, उसको सड़ा गला के वाटर में सड़ा गला के हेल्प से, उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ईस्ट बनाते हैं, सॉरी एल्कोहल बनाते हैं। यही यहाँ पे लिखा है कि यू कैन एल्कोहल बाय एडिंग शुगर टू वाटर द हेल्प ऑफ ईस्ट पाउडर। देखिए अगर शुगर है फिर वाटर है, उसमें हमको एल्कोहल को ऐड करना है, एल्कोहल बनाना है उससे, तो इसमें ये ईस्ट जो होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है। दिस प्रोसेस कन्वर्सन ऑफ शुगर इन एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पूरा प्रोसेस यानी वैसा प्रोसेस जिससे शुगर से एल्कोहल बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फर्मेंटेशन यानी किण्वन प्रक्रिया इसको कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखेंगे। आप देखिए इसमें इसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए एक वैज्ञानिक का फिगर दिखाया हुआ है। सबसे पहले लुईस पास्चर जो थे ना, ये खोज किए थे कब, 1857 ईस्वी में सबसे पहले किए थे, चेचक के खोज किए थे, ठीक है। उसके बाद से ये किण्वन प्रक्रिया खोज किए थे कौन, वैज्ञानिक थे जो, ये कौन सा वैज्ञानिक थे, लुई पास्चर। याद रखेंगे कब किए थे, 1857 ईस्वी में। कब किए थे, 1857 ईस्वी में। सन कभी कभी पूछ देता है कि किण्वन की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की, तो ये लुईस पास्चर किए थे। कब किए थे, तो 1857 ईस्वी में किए थे। इसी सीरीज में हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर जो थे, जो टीके का खोज किए थे, टीके का खोज किए थे एडवर्ड जेनर। ये कब किए थे, तो 1798 में किए थे। कब, 1798 में। यानी ये बाद में आए, यानी ये क्या हुआ है, ये बाद में आया है, 1798 में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर द फंगस बैक्टीरियल ग्रोथ एंड सिमिलरली पेनिसिलिन वाज मेड फ्रॉम फफूंद। यहाँ पे पेनिसिलिन जो खोजा गया था ना, वो सबसे पहले 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वही खोज किए थे पेनिसिलिन का, जो किससे बना था, फंगस से बना था, फफूंद से। फिर इसी में नीचे वैकेंस आर यूज टू क्योर सर्वर डिजीज लाइक टीबी, कलरा, स्मॉल पॉक्स। अब जब ये खोज हो गया था फंगस पेनिसिलिन का, तो फिर आगे हम लोग वैकेंस यानी टीका जिसको हम लोग कहते हैं, खसरा का टीका, चेचक का टीका। तो चेचक का टीका ये एडवर्ड जेनर 1797 में ही खोज कर दिए थे। उसी को कंटिन्यू किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे कब, 1929 में, यानी 1929 ईस्वी में। तो ये वैक्सीन के रूप में खोजे। ये इसमें टीबी का, कलरा का, स्मॉल पॉक्स का, चिकन पॉक्स का इत्यादि का ये क्या किए थे, वैक्सीन खोजे थे। अब इसमें जो जीवाणु है देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एज डिजीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जर्म्स एंड
पैथोजेनस, इसको हम लोग रोग अथवा रोगाणु जीवाणु कहते हैं, इससे जो रोग होता है। अब ये रोग जो होता है ना, अब ये 2 तरह का पाया जाता है, चूँकि रॉबर्ट हुक भी उसका खोज कर दिए थे, और सॉरी रॉबर्ट भी खोज कर दिए थे इस चीज़ का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी खोज कर दिए थे, और लुई पास्चर भी खोज कर दिए थे, तीनों चीज़ ये टीका खोज दिए थे। तो ऐसी में अब रोग जो होता है कितने तरह से होते हैं, तो मुख्य रूप से हम रोग जो होता है ना, डिजीज जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है कम्युनिकेबल, एक होगा कम्युनिकेबल, एक होगा कम्युनिकेबल डिजीज होता है, और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो कम्युनिकेबल डिजीज समझेंगे कि सेपरेट फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेबल डिजीज इसको कहेंगे जो वन टू अनदर पर्सन में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक, वन टू अनदर पर्सन में क्या होगा, ये ट्रांसफ़र होगा, और कैन बी सेपरेट थ्रू वाटर, एयर, etc। और ये अगर सेपरेट भी होगा तो किससे, एयर से, वाटर से, एयर से और वाटर से क्या होता है, ये सेपरेट यानी फैलता है। ऐसे रोग को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, संचारित रोग कहते हैं, हिंदी में आप इसको संचारित कहेंगे। अगर इसका एग्जाम्पल एड्स है, टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, कलरा है, ये जितने हैं सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी ये संपर्क में आने से हो जाते हैं। जैसे संपर्क में अगर कोई रोगी रोग हो गया है, तो अगर हम संपर्क में आते हैं तो वो रोग हमें पकड़ लेता है, उसके संपर्क में हम आ जाते हैं। तो याद रखेंगे कि आ सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कलरा, एड्स, टाइफाइड इत्यादि जो है ना, एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है। ये किससे होने वाले रोग हैं या कौन से रोग कहलाते हैं, किस रोग के अंतर्गत आते हैं, तो ये लिखेंगे संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। इसी में लिखा है इसके बाद से अनकम्युनिकेबल डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू पर्सन। सिंपल उसका अपोजिट कर देंगे, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वन टू अनदर पर्सन, नॉट देखेंगे यहाँ पे, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, यानी ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं अनकम्युनिकेबल डिजीज। जैसा फीवर, ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। नियरेस्ट डिजीज, नज़दीक दिखाई देते हैं, ये भी डायबिटीज, ये सब दिखाई नहीं देता है। सम इंसेक्ट एनिमल्स ऑल्सो एक्ट ए पैथोजन, एक्ट ए कैरियर ऑफ डिजीज, इसमें से कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, वो डिजीज का कारण होते हैं। जैसे द फीमेल इन्फ्लुएंजा मस्कीटो, फीमेल इन्फ्लुएंजा मस्कीटो जो होता है, ये मलेरिया और टाइफाइड को होता है। मस्कीटो प्लाज्मोडियम, और कैरियर मलेरिया होता है, ठीक है। द फीमेल एड्स मस्कीटो इज कैरियर ऑफ द डेंजर वायरस, और ये उसी तरह से डेंजर वायरस होते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट थे डिजीज, कम्युनिकेबल और अनकम्युनिकेबल डिजीज। जो इसमें एग्जाम्पल है उसके याद रखेंगे, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वो याद करने लायक है, PVI कर लेंगे उसको, समझ लीजिए। तो आता ही है क्वेश्चन ये। अब आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है कि रॉबर्ट कोच ने सन 1876 बेसिल्स एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक था। ये क्या किए थे, 1867 में रॉबर्ट कोच, वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे और सन याद रखेंगे। ये बेसिल्स एंथ्रेसिस नामक जीवाणु का खोज क्या किए थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर प्लांट, कैंसर डिजीज एंड बैक्टीरिया, रस्ट विथ फंगस। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी तक हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, फ्रेंडली पढ़ रहे थे। अब इसमें जो होते हैं हार्मफुल भी होते हैं, जो प्लांट के लिए भी हार्मफुल होते हैं, प्लस जो प्लांट के लिए भी हार्मफुल होते हैं। जैसे कैंसर डिजीज होता है, कैंसर डिजीज इन लीमेन में होता है, वो बैक्टीरिया से होता है। फिर यहाँ पे लिखा है फंगस, वो रस्ट इन विथ में होता है, फंगस की वजह से बीमारी होता है, टूटना। इसमें देखेंगे आगे साल्ट एंड शुगर, विनेगर, सोडियम बेंजोएट परिरक्षक इन फूड। अब इस रोग को दूर करने के लिए हम लोग का नमक जो होता है, शुगर, ऑयल जो होता है, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबॉलिक सल्फर जो होता है, परिरक्षक जो ये परिरक्षक का काम करते हैं, मुँह को फूड को बचाने में ये काफ़ी मदद करते हैं। अगला पॉइंट है कि इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में भी सूक्ष्म जीव मदद करते हैं। माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, वो क्लीनिंग में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं काफ़ी ज़्यादा, यानी वातावरण को शुद्ध करने में भी वो मदद करते हैं।
ऐसा नहीं है कि सभी सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सभी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, अधिक से अधिक यूजफुल होते हैं, हार्मफुल कुछ ही होते हैं। तो सूक्ष्म जीव यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट क्लीनिंग में सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है कि द मिल्क हीटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन कूलेड। मिल्क जो होता है ना 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है और 15 से 30 सेकेंड में गर्म हो जाता है, फिर वो ठंडा हो जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर बाय लुईस पास्चर, हेंस इट इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। इसको हम लोग पाश्चीकरण कहते हैं, यानी दूध को ठंडा करके, दूध को गर्म करके फिर ठंडा करके पॉकेट में पैक कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस का खोज जो किए थे वो कौन किए थे, वैज्ञानिक तो लुईस पास्चर। कौन किए थे, लुईस पास्चर किए थे। इस पूरे प्रोसेस को किया जाएगा पैस्चराइजेशन बोला जाएगा, यानी पाश्चीकरण। हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, पाश्चीकरण। हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पाश्चीकरण बोलेंगे, पाश्चीकरण कहा जाता है। इसी में आगे है कि विट when nitrogen present in air converted to nitrogen compound, this process called nitrogen fixation। इसी तरह से धरती से यानी नीचे से ऑक्सीजन और ऊपर ऑक्सीजन को कन्वर्ट होने के, फिर नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्शन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू अमोनिया NH3, और नाइट्रोजन जो चेंज हो जाता है किस में होता है, NH3 में चेंज हो जाता है, अमोनिया में चेंज हो जाता है। अब इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स, लॉन्ग्स, प्लांट पल्स सच एज बीन, पी etc, विच नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल। अब नाइट्रोजन के स्रोत होते हैं, वो पौधे से भी प्राप्त होते हैं, मिट्टी से भी प्राप्त होते हैं, वायुमंडल से भी प्राप्त होते हैं। तो इसमें रूट, पौधे का रूट जो होता है ना, वहाँ से ये क्या करेंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। फिर पल्स यानी जितने भी दलीय दलहन पौधे हैं उसमें ये जीवाणु पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या, राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ये पल्स जितने होते हैं, बीन्स जितने होते हैं, पी होते हैं, मटर, यानी दलहनी पौधे। कौन से पौधे, दलहनी पौधे याद रखेंगे कौन कौन है आपका, सेम, उसके बाद से बीन्स भाई बीन्स, उसके बाद से फिर आपका पी, मटर, ग्राम, चना, ये जितने होते हैं सब क्या होते हैं, सब नाइट्रोजन फिक्शन होते हैं। इसमें प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्शन होते हैं। ऑल प्लांट नीड नाइट्रोजन टू मेक एमिनो एसिड, प्रोटीन एंड DNA। सभी प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं सबको 3 चीज़ें जरूर होती है, नाइट्रोजन, एमिनो एसिड, और उसके बाद से प्रोटीन, DNA। ये क्या होते हैं, ये सभी पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं, सभी पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं DNA। और उसके बाद से एमिनो एसिड, प्रोटीन, ये सभी में ज़रूरत होते हैं। तो ये हमें प्राप्त होता है कहाँ से, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ना, ये काफ़ी हेल्पफुल आता है और यही मदद करता है, यही फिक्स करता है नाइट्रोजन को, और वो कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में, प्रोटीन में एंड DNA में, और इससे पौधे अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। आई होप ये आपको पूरा प्रोसेस ही समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है सीटेट में। मैं इस सीरीज़ के बाद एक और पार्ट बनेगा इस वीडियो का, तो इसलिए आप वीडियो को कम से कम लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक और मैराथन क्लासेज होगा, इसके बाद से रीड का क्लासेज चलेगा टॉपिक वाइज। आगे इसमें इसको आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अभी तक हम लोग जितने पढ़े ये सब टोटल जो पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे। ये टोटल क्लास जो था किसका था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का था। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे थे, शत्रु कैसे थे, कौन परपोषी होते हैं, खोज कौन किया था, ये टोटल चीज़ का क्वेश्चन हम आपको इस क्लास में बता दिए। अब आगे हम लोग जो देखेंगे सेल्फ देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे, पहला पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं, सूक्ष्म जीव। इसमें हम लोग देखें कि इसमें सूक्ष्म में होता क्या है, कितने तरह से इसको बांट सकते हैं, कितना प्रकार का होता है और किस तरह से वह करता है, कौन से सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे मित्र होते हैं और कौन से सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु होते हैं। इसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोशिका संरचना एवं उसका कार्य।
तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कोशिका बना कैसे है, कोशिका कहते किसको है, उसके बाद से कोशिका बना किसका है, फिर कोशिका का वर्ग क्या है, इसका संरचना क्या है, इसका प्रकार क्या है, टोटल चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को ही, और आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी में है आगे कंटिन्यू करेंगे। कोशिका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना एवं प्रक्रिया। सबसे पहले आप समझेंगे जिस तरह से पूरी धरती बनी है 5 चीज़ों से, जल, अग्नि इत्यादि, जल, अग्नि, पहाड़, धरती, आकाश से मिलके ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। उसी तरह से हमारा बॉडी भी तो किसी न किसी चीज़ से बना होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं किसी न किसी चीज़ से बना होगा। बॉडी हमारा जो होता है संरचना, इसमें 2 चीज़ें हैं। बॉडी हमारा बना तो ये संरचना हो गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, टहलते हैं, खाते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं, ये कार्य हो गया। यानी ये बॉडी हमारा जो है वो कार्य भी करता है और टहलता भी है। तो ये बना किससे है आखिर? तो ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जीवन का जो संरचनात्मक यानी संरचना होता है और क्रियात्मक यानी क्रिया होता है, वो इकाई हमारा कहलाता है सेल। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफिनीशन से आते हैं। देखिए लिखा है कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेन इज रिफर टू एज सेल। अंगों के संरचनात्मक मूलभूत इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। हम भी वही बताएं कि जीवों के संरचनात्मक, आप आसानी भाषा में, जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट 2 चीज़ें को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ पाए होंगे। अब सबसे पहले इसका खोज किसने किया था? तो 1 मिनट, आप इसमें दिया नहीं है कि बना किसका होता है। तो सेल जो होता है वो जीव द्रव्य का बना होता है, जीव द्रव्य, इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब जीव द्रव्य किसका बना? तो ये भी तो किसी न किसी चीज़ का बना होगा। 1 मिनट आप समझ लीजिए इसको। जीव द्रव्य ये किसका बना होता है? तो ये भी किसी न किसी चीज़ का बना होगा। तो जीव द्रव्य 2 चीज़ से बना है। एक बना है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक, और एक बना है अकार्बनिक पदार्थ। 2 चीज़ों से बन रहा है, कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक में आपका जो आता है जल आ जाता है, मृदा आ जाता है, इत्यादि आ जाता है। और कार्बनिक में पेड़ पौधे इत्यादि वगैरह आ जाते हैं। यानी जिसमें कार्बन पाया जाएगा उसको कार्बनिक, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको अकार्बनिक बोलते हैं। तो ये दोनों से क्या होता है, जीव द्रव्य बनता है। और इस जीव द्रव्य से हमारा क्या बनता है, हमारे बॉडी में कोशिका बनता है। ठीक, फिर कोशिका हमारा जो होता है वो क्या बनाता है, कोशिका, ये हमारा कोशिका जो होता है वो बनाता है ऊतक जो है क्या बनाता है, अंग जो है क्या बनाता है, अंग तंत्र। और अंग तंत्र जो क्या बनाता है वो पूरे बॉडी यानी शरीर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। यानी सबसे छोटी इकाई हमारा जो होता है वो कोशिका ही होता है। आई को आप ये समझ पाए होंगे। यहाँ पे आप देख लिए, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ फिगर में, ये भी सेल है, ये भी सेल है। ये हार्ट का निर्माण करता है, मनुष्य का हार्ट है, पहले ऐसे थे। फिगर से आप देख सकते हैं, सेल ऑफ टिश्यू हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर। सेल यानी कोशिका के समूह का हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक। देखिए अभी ये टिश्यू भी बता चुका हूँ मैं, टिश्यू, इसको हम लोग ऊतक कहते हैं। आगे इसी में देखेंगे, ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड ऑफ मोर देन ऑन वन सेल कॉल्ड मल्टी सेलुलर। देखिए इसमें अब कोशिका चूँकि पढ़ रहा है तो कोशिका पे हम लोग देखें तो जिसमें एक सेल रहेगा उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहेंगे, और जिसमें एक से अधिक रहेगा उसको हम लोग मल्टी सेलुलर कहेंगे। समझ पाए होंगे आप एग्जाम्पल में, ठीक है। जिसमें एक से अधिक सेल रहेगा उसको हम लोग कहेंगे मल्टी सेलुलर, और जिसमें सेल की संख्या कितना, एक, सेल की संख्या एक, सिंगल, वन, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एकल कोशिका, वन सेल। और उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर, इसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। ओके, तो ये सेल था। अब आगे इसी में हम लोग देखेंगे, तो इसमें लिखा गया हैंस एग इज लार्जेस्ट सिंगल सेल। अंडा जो होता है, एक अंडा जो होता है, अंडा वो क्या होता है, लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है, लार्जेस्ट सिंगल सेल। 1 मिलियन ऑफ
तो यानी इसमें सेलों की संख्या देखिएगा, सेल की संख्या जिसमें एक होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनी सेलुलर। यूनी नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता करेंगे यूनी सेलुलर। और जिसमें 1 to more सेल अगर ये रहता है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर इसको कहा जाता है। इसको जब सेल की संख्या एक से ज़्यादा, इसको क्या कहा जाएगा, मल्टी सेलुलर कहा जाता है। वही यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही चीज़ लिखा है बहुकोशिका के बारे में। और यहाँ पे अब बहुकोशिका में एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन्स, एनिमल्स, ये क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके मल्टी सेलुलर में। ठीक है, अब इसी में देखेंगे अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या आ जाएंगे, ये यूनिसेलुलर में आ जाएंगे। हैंस एग इज लार्जेस्ट सिंगल सेल, यानी एक अंडा भी जो होता है ना वो क्या होता है, एक वो सिंगल सेल होता है। Trillions of cells are found in the human which are differ in shape and size. फ्लियंस जो थे ना वही इसके बारे में फाउंड किए थे, खोजे हुए थे। इसमें अगला पॉइंट हम देखेंगे सेल के कितने भाग होते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है वो सेल के कितने भाग होते हैं। तो सेल के 3 भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका झिल्ली। सेल के भाग कितने होते हैं, पहला होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है कोशिका द्रव्य, तीसरा होता है केंद्रक। कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी छोटी क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। और केंद्रक न्यूक्लियस है। 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। तो द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड रेगुलेट मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इनटू सेल। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम जो है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये काम क्या करता है, पोरस और मूवमेंट, सब्सटेंस के मूवमेंट को बोथ इन आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, मतलब अंदर भी लेके आता है और बाहर भी लेके जाता है। वो भी वेरियस सब्सटेंस से सेल से क्या करता है, बाहर लेके आता है और बाहर लेके जाता है, उसको मूव करता है। नेक्स्ट अब देखिए, मान लीजिए कि ये सेल हो गया, ये आपका टोटल, यहाँ पे देखिए ये टोटल सेल हो गया, यहाँ पे सेल दिखाया गया, ये सेल है। इसमें सेल के सबसे अंदर वाला यानी पार्ट वाला, ये मान लीजिए वाला हो गया। इसके बीच वाला पार्ट जो होता है, केंद्र जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है सेल के एकदम सेंटर पार्ट होता है। ठीक है, सेल के सेंटर पार्ट होता है। देखिए between the nucleus and the cell membrane there is a jelly like substance called cytoplasm। ये जितने भी न्यूक्लियस होते हैं ना, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये जेली लाइक सब्सटेंस से ये घुरे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसी में लिखा कि वेरियस अदर कंपोनेंट आर आल्सो देयर इन लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, बॉडी एटीसी। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कौन कौन होते हैं इसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं। जैसे राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, ये पाए जाते हैं। तो सेल के मेम्ब्रेन आप समझ पाए, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका झिल्ली भी आप समझ पाए। सेल जितने होते हैं उसके आउटर पार्ट में, बाहरी पार्ट में क्या होता है, एक लेयर होता है मेम्ब्रेन का, उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियस आप समझ पाएंगे, न्यूक्लियस किसको बोलेंगे, न्यूक्लियस जो सेल था उसके बीच वाला पार्ट ये जो है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस, एकदम सेंटर, केंद्र। उसके बाद से फिर कोशिका द्रव्य जो है, तो ये सेल है, इसके अंदर ये जो लिक्विड पाया जाएगा, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाएगा इसी को हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसको, साइटोप्लाज्म इसको कहा जाएगा। इसी में आगे देखते हैं, सेल में ही दिया हुआ है, सेल का ही है। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू नेसेसरी एक्शन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा का अंतःकरण करता जाता, पचाता है, कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, और श्वसन, रेस्पिरेशन और सर्जन वृद्धि चक्र भी ये करता है। जैसे सेल में देखेंगे, इसमें ना अमीबा का सेल जो होता है ये यूनिसेलुलर सेल होता है, यानी इसमें सेल की संख्या 1 होती है। तो ये अपना भोजन क्या करता है, ये अपना भोजन प्रोड्यूस भी करता है, श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, वृद्धि प्रजनन भी, सारा चीज़ करता है। लेकिन वो कैसे करता है, तो देखिए टैकिंग अबाउट अमीबा इट हैज डिफाइंड शेप। अमीबा जो होता है इसके पास अलग अलग तरह के
डिफाइन मतलब और निश्चित शेप नहीं होता है, अलग अलग शेप होता है। द प्रोजेक्शन वेरिएट लेंथ प्रोजेक्टिंग आउट हिज बॉडी, दीज आर कॉल्ड पिसुट बोलिया फाल्सफिट पदार्थ। देखिए ये इसको चारों तरफ से इसके अमीबा जो है ये इसके चारों तरफ से बॉडी को कवरिंग करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अंग होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फाल्सफिट पदार्थ, इससे बोलते हैं। इसी से भोजन ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, दिस सेल आर डिफरेंट शेप रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। उसी तरह से डिफरेंट टाइप के सेल ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं, जिसका काम जो होता है ना अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन उसका होता है, काम होता है। एनिमल सेल कंटेन विच प्रोवाइड शेप टू सेल वाइन प्लांट कंटेन एडिशनल वाल सेल वाल कोशिका भित्ति इन प्लांट सेल ओक्यून इन द बैक्टीरियल सेल टू। अब देखिए इसमें सेल जो होता है तो पौधा हो या एनिमल हो उसको कवर करने के लिए, उसको सेल को कंटेन करने के लिए एक वाल होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वाल। इसको क्या बोलेंगे, सेल वाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सेल वाल। इसी को आगे देखेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि द न्यूक्लियस हैज आल्सो अ स्मॉल डेंसिटी स्फीयर, बोले दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, केंद्रिका। मतलब न्यूक्लियस का सब उसके अंदर भी छोटा सा यूनिट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोस। केंद्रिका बोला जाएगा, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है। और ये न्यूक्लियोस जो होता है दो तरह के जीन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह। ये जीन में स्थित होता है और एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, जीन को परिवर्तित करता है। अब इसमें कोशिका के आधार पर अगर देखें तो द प्लूटलेस सेल ब्लू ग्रेन अलगी डिफरेंट बट दैट मॉलिक्यूलर एलिमेंट द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, सेल इज विद द न्यूक्लियस विथआउट द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब जिसमें सेल की संख्या, जिसमें ऑर्गेनिज्म या सेल की संख्या नहीं रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। उसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें सेल विथआउट ए प्रॉपर न्यूक्लियस, इसमें लेकिन न्यूक्लियस क्या होगा, बराबर फिक्स रहेगा। यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं इसमें जितने भी निर्जीव वस्तु होते हैं इम्पैटी आर स्ट्रक्चर बिटवीन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड बेसेल्स। इसको हम लोग लिखते क्या कहते हैं, इनप्लांटेड साइज यून वेरी हाई। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में सिंपल हो जाएगा, उसका अपोजिट प्रोकैरियोटिक। अब आइए देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा इसी से रिलेटेड। अब उसको पौधे से समझते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल बनाया गया है। पहला जो है वो प्लांट सेल है, पहला ये जो है क्या प्लांट सेल है, और ये एनिमल सेल है। इसमें सेल मेम्ब्रेन ये दिखाई दे रहा है, दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें प्लांट में और एनिमल्स में पाया ही जाता है, पूरी धरती पे ऐसे ही पाया जाता है, तो इसको एक्सपेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो आप ये याद रखेंगे कि न्यूक्लियस किसको बोलेंगे, वैक्यूल्स किसको बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन किसको कहेंगे और साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे। इसी में आप आगे देखिए, ये था सेल से रिलेटेड क्वेश्चन, सेल खत्म हुआ। अब आगे देखेंगे पादपों में पोषण। आगे चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। पोषण का मतलब आप समझते होंगे प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट etc, ये क्या पोषण कहलाते हैं। यानी हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं उसको अगर ऑब्जर्व कर लें जिस प्रक्रिया द्वारा, वही कहलाएगा हमारा पादपों में पोषण। तो यहाँ पे लिखा है द मोर न्यूट्रिशन ऑफ इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स स्वयं संश्लेषित फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। यानी वैसे जीव, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, लेकिन वो सिंपल सब्सटेंस को, उससे सिंपल सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। जैसे उसको क्या कहेंगे, और ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्वयं से क्या करेगा, अपना वर्क करेगा। ईट हैट वाई प्लांट्स ऑटोट्रॉफ कहते हैं, इसी को ऐसे ही प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं। एनिमल एंड मोस्ट द ऑर्गेनिज्म लेकिन रेडीमेड फॉर प्रिपेयर विद प्लांट्स दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स डिकम्पोजिंग। अगर कोई एनिमल है, मस्त हो रहा है, ऑर्गेनिज्म हो रहा है और रेडी हो रहा है, रेडी होकर फूड बना रहा है या फूड का तैयारी कर रहा है, तो वहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं इसको क्या, हेटेरोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स। उसको क्या बोलते थे, ऑटोट्रॉफ। तो आप ये समझ गए होंगे कि क्या क्या है, स्वपोषी क्या क्या है।
विषम पोष से किया है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस। तो लीव वॉज गुड फैक्टर ऑफ प्लांट का लिखा है लिव्स आर द फूड फैक्टर इन प्लांट, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट occur. Therefore, all the mental mastery theory, a route transferred to leave carbon dioxide from air taken in through tiny pore present in गैट साल। तो विषमपोषी इसको कहेंगे, स्वपोषी और विषमपोषी कहेंगे। फोटोसिंथेसिस में यही होता है, ये सूर्य के प्रकाश आप इसे समझ पाए होंगे। ऑटोट्रॉफिक इसको बोलेंगे, यानी जो भोजन अपना स्वयं से क्या करेंगे, संश्लेषित करेंगे, उसको ऑटोट्रॉफिक कहा जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या क्या हमको है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी हमें है कि वो CO2 फूड प्लांट को लिव, फूड अपना जो होता है प्लांट को लिव कर लेता है, कहाँ से, वो लिव से कर लेता है, फूड को ऑब्जर्व, फैक्ट्री वही होता है लिव। द सिंथेसिस फूड प्लांट occur in lives, पति से देयर ऑल raw material such here water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported by leaf। ये इसमें H2O और C2O ये जो होता है इसका रॉ मटेरियल होता है, यानी इसकी ज़रूरत होती है। जो H2O हमें रूट से क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, H2O रूट से प्राप्त हो जाता है, C2O एटमॉस्फेयर से प्राप्त हो जाता है, एटमॉस्फेयर से प्राप्त हो जाता है, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू टेनी पोर प्रेजेंट सरफेस ऑफ द लिव्स। भाई पत्ती ऐसे हो गई आपका, देखिए ये पत्ती आपका हो गई, पत्ती हो गई आपका, ये पत्ती में आप देखे होंगे कि पत्तियाँ जितना पाई जाती हैं इसमें छिद्र छिद्र दिखाई देता है, इस टाइप का छिद्र दिखाई देता है, इस तरह का। इस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं रंध्र, स्टोमाटा इसको कहा जाता है। These pores surrounded by guard cells, such pore are called stomata। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, जिसको मैं अभी बता चुके। अब इसी में आगे कंटिन्यू किया है कि द लिप्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब एक फ़ायदा है इसमें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो इसमें लिप्स में क्या होता है, पिगमेंट, क्लोरोफिल का पिगमेंट पाया जाता है। इट हेल्प लिप टू कैप्चर टू एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो हेल्प करता है कि इसमें सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इससे क्या होता है, देखिए ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं और जल को मिला देते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। अब आगे लिखा है कि द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च में चेंज होगा, अचानक चेंज हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ सर्च leaf indicate occurrence in photosynthesis. The starch is also carbohydrate. Algae, शैवाल, सिमली ग्रीन पेच in pond can also prepare their own food by photosynthesis। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें उसका प्रोसेस जो होता है ना, फूड प्रोसेस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस से ही देख के बना लेते हैं। There are some plant which do not have chlorophyll। इसी में कुछ पौधे ऐसे होते हैं, इसी में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाता है और उनको पता भी नहीं कि क्या बोलते, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसको क्लोरोफिल बोला जाएगा। ये बाहरी नहीं, क्लोरोफिल रहेगा तभी ये फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं। दे कॉन्सेंट्रेटरी फूड दिस इज प्लांट इज कॉल्ड कुक्सुता, अमरवेल, जिसको अमरवेल बोलते हैं, पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध है, ठीक है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, फूड फ्रॉम द प्लांट, और ये लोग दूसरा कुछ सोचें, ठीक है। तो ये प्लांट हो गया। अब आगे इसी को देखेंगे कंटिन्यू, आगे अभी इसी को करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब यहाँ देखेंगे हम कि परपोसी, प्लांट परपोसी। द प्लांट इन विच क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट परपोसी। अगर प्लांट है कोई यहाँ पे और बगल में आप आके ये क्रीपर क्या हुआ, यहाँ पे लद गया,
तो पैसा किसी को मिलेगा, इसी को तो मिलेगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए परजीवी, परजीवी परपोसी, द प्लांट विच क्लेम इज कॉल्ड होस्ट परपोसी, इसको हम बोलेंगे तो बता चुके। उसके बाद अगर सिंस डिप्राइव द होस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड पैरासिटिक, मतलब वैसा चीज़ जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परजीवी कहेंगे। जैसे हमें लीच, कसकुट्टा, लाइस, बेडबग्स इत्यादि, ये जितने होते हैं ये परजीवी होते हैं। कीटभक्षी के बारे में अब देख लेते हैं। तो पीचर प्लांट फंगाई ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड डिकाइंग वाटर में, दे आर सेप्रोट्रॉफ इज ईस्ट मशरूम फंगी, ये सब क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ होते हैं। नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू सोल्यूबल, इसमें पॉइंट देखेंगे प्राणियों में पोषण, पौधे पढ़ चुके, अब आगे देखेंगे प्राणियों में पोषण, प्राणियों में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अभी प्लांट में देखे थे, अब एनिमल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है, आप देखेंगे कि वी टेक इन फूड थ्रू माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भोजन को माउथ द्वारा थ्रो करते हैं, मतलब माउथ द्वारा ग्रहण करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है, यूटिलाइज हो जाता है। द फूड प्रोसेस passes थ्रू द कंटिन्यूअस कैनाल बिगिन एट द बकल कैविटी एंड इन द एनस, और ये फूड जो होता है वो बकल कैविटी से शुरू होता है, बकल कैविटी से शुरू होता है और एनस पे जाके ख़त्म हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी या एलिमेंट्री सिस्टम कहते हैं, एलिमेंट्री सिस्टम इसको कहा जाता है, ठीक है। अब आगे लिखा है कि द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब कैनाल हमारा जो होता है ये देख लेंगे आप, कैनाल का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है हमारा बकल कैविटी, हमारा जो शुरू हुआ यहाँ मुख्य से शुरू होता है और एनएस यानी नीचे तक जाता है, ये काफ़ी लंबी नलिका के माध्यम से ही जाता है, नीचे तक जाता है। तो इसमें देख रहे हैं आपकी अलग अलग से क्या है, पार्ट है, कंपोनेंट हैं, तो उसी को देखेंगे यहाँ पे कि कंपोनेंट इसके क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है बकल कैविटी, द बकल कैविटी, दूसरा होता है फूड पाइप और एस्फोगस, तीसरा होता है स्टोमक, चौथा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद से द एनस पे जाके क्या हो जाता है, इंड हो जाता है। आप देखेंगे फिगर में यहाँ पे ऊपर जो है बकल कैविटी है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो स्टोमक यहाँ पे रखा हुआ, फिर यहाँ पे नीचे किडनी है, यहीं पे पास में लिवर है, नीचे एनस पाया जाएगा और ये स्फोगस है, ये टोटल स्फोगस है। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। अब हमारे बकल कैविटी यानी माउथ कैविटी में जो पाया जाता है वो क्या क्या पाया जाता है, दांत। हमारे दांत जो होते हैं ये मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। हमारे बकल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है, तो माउथ में हमको पाया जाएगा जीभ, टॉन्ज आपका हो जाएगा, दांत हो जाएगा, मांसल होठ आ जाते हैं उसमें। तो इसमें हम लोग दांत जो होता है ना वो मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो होता है देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देख ही लेते हैं 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं। तो 4 प्रकार के आपके इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। कृंतक, पहला को बोलते हैं कृंतक, फिर उसके बाद से रदनक, फिर चबड़क, और एक होता है अचबड़क। इतनी चीज़ ये पाए जाते हैं। यानी हमारे दांत जो होता है 4 तरह का होता है। यानी इस चाइल्डहुड में अगर देखेंगे, बचपन में देखेंगे, जिसको हम लोग दूधा कहते हैं, तो उसमें तीत की संख्या कितनी होती है, 20। जब चाइल्डहुड में रहेंगे, एकदम बिल्कुल बच्चे में रहेंगे, तो उसमें तीत की संख्या कितनी, 20। द नंबर ऑफ टीथ एन एडल्ट ह्यूमन इज 32। और एक सामान्य वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होगी, तो 32 होगी। सिंपल मिल्क दूध जो होता है, दूधा कदार जिसको बोलते हैं, वो उसकी संख्या, नंबर ऑफ संख्या जो होती है वो 20 होती है। और ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन है, उसमें ये 32 होती है। अब इसमें 4 इंसीजर होता है, 8 कैनाइन होता है, 8 प्रीमोलर होता है और 12 मोलर होता है। ये 4 तरह के दांतें होंगे, आपको पता है। इस तरह से देखिए 4 तरह के दांतें होते हैं। इंसीजर, ये वाला हमारा जो दिखाई दे रहा है, ये सामने वाला चारों जो हमारे सीधे नोज के सामने होता है, इसको नोज टीथ भी कहा जाता है।
ये इंसीजर हमारा हुआ। उसके बाद से कैनाइन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 8 होती है कैनाइन। और प्रीमोलर जो होता है 4 होता है, यानी ये वाला और ये वाला सामने वाला ऐसे जो होता है ये 4 होता है। और उसके बाद से 8 हमारा जो होता है कैनाइन होता है, तो 8, 4 ये और 4 ये, 8 कैनाइन हो गया। और 12 मोलर होता है, तो ये 6 आपका और ये 6 आपका, ये क्या हो गया 12 हो गया। तो ये दांत जो होते हैं कितने प्रकार के होंगे, दांत 4 प्रकार के होंगे, प्रीमोलर और इंसीजर, कैनाइन और मोलर। तो मोलर की संख्या जितनी होगी कितनी होगी, 12 होगी, इंसीजर की 4 होगी, कैनाइन की 8 होगी और प्रीमोलर की 8 होगी, यानी कृंतक, कृदनक, चवड़क, अचवरक। अब आगे देखिए इसमें प्रोसेस जो होता है डाइजेशन का, यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस देख रहे हैं कि हम लोग जो भी भोजन ग्रहण करेंगे, हम लोग जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे, जो भी भोजन ग्रहण करते थे वो बकल के ब्रिज से आते हुए यहाँ आएगी, फिर स्टोमक में जाएगी, स्टोमक से छोटी आंत, फिर लाइस्टाइन, ये पेनक्रियाज, लाइस्टाइन, फिर ये किडनी को पार करते हुए जब पच जाता है तो लास्ट में एनस में चला जाता है। तो ये फूड प्रोसेस था। इसी में आप देखेंगे कि डाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन। डाइजेशन अगर जो शुरुआत होता है तो वो कैसे शुरुआत होता है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। सबसे पहले इंजेशन, यानी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, फिर डाइजेशन होता है, सेकेंड में ऑब्जर्वेशन होता है, थर्ड में एसिमिलेशन होता है, 5 में इजेशन होता है, और माउथ है सेलेब्री ग्लैंड विच सेक्रेट जूस सलीवा। और हमारा माउथ जो होता है वो सेक्रेट जूस सलाइवा करता है, जो सलाइवा एंड कन्वर्ट स्टार्च, और सलाइवा एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझ जाओगे। डाइजेशन जो है क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले इंजेशन आता है, सेकेंड में डाइजेशन आता है, थर्ड में ऑब्जर्वेशन आता है, फोर्थ में एसिमिलेशन आता है, 5 में इजेशन आता है। और हमारा माउथ जो होता है वो क्या बनाता है, जूस बनाता है, ग्लैंड जूस बनाता है, सेलिब्री ग्लैंड बनाता है, और इसमें सलाइवा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में, और वही जाके शुगर में ये चेंज हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का। आप आई होप आपको ये समझ में आओगे, डायग्राम से आप समझे होंगे। इसमें अगले जो देखेंगे, इसी में आगे क्या होता है कि देखिए इसी में है कि 4 कॉमन टेस्ट आर स्वीट, साल्ट, यूसियर, बीटर, कैन बी टेस्ट बर्ड्स के माध्यम से, या उसके लिए हम ये क्या करेंगे, ये करेंगे स्वाद कलिया, इसको बोलते हैं बर्ड्स प्रेजेंट वन टॉन स्वाद कलिया, यानी हमारा जीभ, मान लीजिए कि ये पूरा जीभ हो गया। जीभ में क्या होता है आप देखे होंगे, ऐसे 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 दाने रहते हैं, इस दाने को हम लोग कहते हैं स्वाद कलिया, जो खट्टा मीठा इत्यादि के बारे में बताता है। ठीक है। अब आगे इसमें देखिएगा, फिर आगे लिखा हुआ है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सेक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब इसमें आगे हम जैसे बढ़ते हैं तो स्टोमक का हमारा क्या काम होता है, स्टोमक क्या क्या रिलीज करता है, तो वो रिलीज करता है डाइजेस्टिव जूस, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 चीज़ें क्या करता है, वो रिलीज करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द एसिड, किल्स मेनी बैक्टीरिया that enter along with the medium in stomach acidic। स्टोमक में, पेट में अगर आमाशय में अगर क्या हुआ, एसिडिक हो गया, गैस बन गया, तो वहाँ पे ये एसिड जो होता है ना, बहुत से कील को मारने के लिए, बहुत से बैक्टीरिया को किल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक, इसी में आगे देखिएगा। और ये हमारा भोजन जो बनता है आमाशय में, स्टोमक में, एसिडिक होता है। द डाइजेस्टिव ब्रेक डाउन टू प्रोटीन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, यही क्या करता है, प्रोटीन या डाइजेस्टिव ब्रेक डाउन जो रहता है उसमें ये प्रोटीन को सिंपल सबस्टेंस में चेंज करता है। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे अभी आप लोग स्टोमक के बारे में जान गए, बकल कैविटी के बारे में जान गए, पूरा एनालिकल सिस्टम के बारे में, आप एलिमेंट्री सिस्टम के बारे में आप जान गए। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ये लिखा है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वालिटेड, अबाउट 6.5 लॉन्ग। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है ये छोटी आंत की ही लंबाई होती है, जो एकदम क्वाइलेट का मतलब इस तरह से रहेगा, जैसे इसको कुंडलित कहा जाता है, कुंडलित। अब देखिए ये छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो
7.5 मीटर है, 7.5 मीटर है। तो ये काफ़ी बड़ा संख्या है, 7.5 मीटर लॉन्ग। और इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर। और ये कहाँ रिसीव होता है, तो ये लीवर में सेक्रेशन करता है। वहीं पे क्या होता है, अग्नाशय होता है। बिसाइड इट इज ऑल्सो सेक्रेट जूस। और यहाँ पे पेनक्रियाज जो हो जाता है, लीवर जो हो जाता है, वो मिल के क्या करता है, बहुत से जूस का निर्माण करता है, बहुत से जूस का निर्माण करता है, बताता है ये चीज़। आगे इसी में है, द ऑब्जर्वेड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाई द ब्लड वेसल्स डिफरेंट ऑर्गन बॉडी टू वेस्ट टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोटीन रिक्वायर्ड बाई बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। यानी वैसा प्रोसेस जिसमें ब्लड वेसल्स अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र होता है बॉडी में, ठीक। इसी को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कहेंगे। और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको एसिमुलेशन कहा जाएगा। इसलिए इसको एसिमुलेशन, स्वांगीकरण हिंदी में कहा जाता है। इसी में नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आगे लिखा है कि द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए ये खत्म हो चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन पे आएंगे। तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है छोटा होता है। आप कहीं यहाँ पे देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। तो ये पूरा आपका हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा होता है और ये छोटा होता है। तो फिगर से आप समझ पाए होंगे। तो ये, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। अब देखिए इसकी लंबाई, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर लेंथ होती है। विडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। उससे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये छोटा होता है। अगर क्वेश्चन कर दे कि भोजन, मनुष्य के किस शरीर में भोजन के पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है, तो क्या बताएंगे, तो वहाँ बताएंगे हम क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पे बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन बताएंगे। ठीक है। अभी जिससे देखेंगे वही पासेस थ्रू रेक्टम एंड रिमेंस, वो कहाँ चला जाएगा, रेक्टम एंड रिमेंस में अनडाइजेस्ट फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करता है और पास करता है वेस्ट मटेरियल को। और देयर इज ए सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड फेसेस। सेमी सॉलिड फेसेस ये क्या करता है, यूज करता है। द फेशियल मटेरियल रिमूव थ्रू द यूरिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट इज कॉल्ड एजुकेशन। यानी वैसा चीज़ जो एनस से बराबर निकल रहे, एक निश्चित समय के बाद से जो भी बेकार चीज़ें वो बाहर निकलते रहे, टाइम टू टाइम निकलते रहते, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे इजेशन, निष्कासन। अब आगे देखिए, द ग्रेजिंग एनिमल लाइक काउ, बफेलो एंड दो कॉर्न आज रूमेंट, दे क्विकली ingest swallow their leafy food stored in the नीमा। ये पौधे से क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ एंड द एनिमल च्यू पी केयरफुली। तो ये क्लास से थी। अभी और इसमें देखिए लास्ट पॉइंट था, ये न्यूट्रिशन था, पौधों में न्यूट्रिशन पहले पढ़ चुके थे, मैं बता चुका था। दूसरा था कि स्टूडेंट में और हस्बैंड में ये क्या हो, मनोरंजन, द मोड ऑफ। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े, और ये आप कर सकते हैं चाहे तो IPC पॉइंट। और अगर ये आपको अगर इसमें वीडियो में कहीं पे भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, तो हमसे एक बार ज़रूर कहिएगा, ठीक। पादपों पोषक बड़े ये पौधा वाला पढ़ लिए थे, जंतु कोशिका था, और ये पादप कोशिका था, ये भी पढ़ लिए थे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब एक चीज़ सामने रखा है, मैं कभी कहता नहीं हूँ, आप लोग के सपोर्ट से चैनल पे सब्सक्राइबर की संख्या 1.052 यानी 52 के करीब में हो चुका है आप लोग के पास, और आप लोग के दुआ से। तो जो भी बंधु सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ के, और या रीटेट से तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ के साइंस पर्सन का जितना भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है उसको आप
आसानी से कर लें।